हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल नर्चर विद प्रियंका। आज मैं आपको मोटिवेशन की थ्योरी करवाऊंगी जो कि पार्ट सेकंड है और जिसमें मैं आपको करवाऊंगी प्रोसेस थ्योरीज। और इससे पहले की जो पार्ट वन की जो मोटिवेशन की थ्योरी करवाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कंटेंट थ्योरी एंड आज मैं आपको करवाऊंगी प्रोसेस थ्योरीज। और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी आती है आप प्लीज़ यहाँ पर देखें ध्यान से। यहाँ पे है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कि 1964 में दी थी विक्टर ब्रूम के द्वारा। एंड सेकंड वन है एडम इक्विटी थ्योरी, ये 1963 में दी थी। गोल सेटिंग थ्योरी ये 1960 में दी थी बाय एडविन पोर्टर्स एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और फिफ्थ वन इज री इन्फोर्समेंट थ्योरी बाय बी एफ स्किनर 1957। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको ये 5 थ्योरीज पढ़ाऊंगी और बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक थ्योरी को। और ये जो थ्योरी है ये आती है प्रोसेस थ्योरीज में। प्रोसेस थ्योरी मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। प्रोसेस का मीनिंग होता है कि कैसे कैसे आप मोटिवेट हो रहे हो। और कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि क्या मीन्स व्हाट, कौन कौन सी ज़रूरतें, कौन कौन सी नीड्स है जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो। तो प्रोसेस थ्योरी में यही होता है कि आप कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, उसकी क्या प्रोसेस है। तो आज मैं आपको बाय वन एक्सप्लेन करूँगी ये थ्योरीज को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कि दी थी विक्टर ब्रूम ने। और सम टाइम इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी वो किसने दी थी। तो ये दी है विक्टर ब्रूम ने 1964 में। विक्टर ब्रूम ने दी थी ये 1964 में। ठीक है जी, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज बैलेंस एंड सेकंड वन इज एंड थर्ड वन इज बैलेंस एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो इनका क्या मीनिंग है जो कि विक्टर ब्रूम ने बताया है, इसकी क्या मीनिंग्स हैं। बैलेंस का मतलब है यहाँ पे रिवार्ड परफॉर्मेंस। रिवार्ड परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि कितना आप जो आपको रिवार्ड मिल रहा है या फिर जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उनको रिवार्ड मिल रहा है उनकी उनकी उन जो उस रिवार्ड की उनकी नज़रों में क्या वैल्यू है। मीन्स कि वो कितनी उस रिवार्ड की वैल्यू करते हैं या फिर उनको कितना रिवॉर्ड की वो अहमियत है उनकी नज़र में। तो वो आता है बैलेंस में। और एक्सपेक्टेंसी का क्या है, एफर्ट। इसमें है एफर्ट, परफॉर्मेंस, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे है कि एक एम्प्लॉय या कोई भी किसी कंपनी में वर्क कर रहा है वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है उस कंपनी में, या वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है वहाँ पर अपने, वो कितनी एनर्जी को यूज़ कर रहा है। तो वो आता है एक्सपेक्टेंसी में। और इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी में आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आता है इसमें। और परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि उसका यहाँ पे मतलब है कि जो भी वो परफॉर्म कर रहा है क्या उसके बदले में उसको रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कितना रिवार्ड उसको मिलेगा। और यहाँ पे है इफ़ यू परफॉर्म वेल यू विल गेट रिवार्ड। कि यहाँ पे जो उसका मेनली जो ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट परफॉर्मेंस के साथ है कि वो कितना परफॉर्म करेगा यहाँ पे, कि जिससे उसको रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे बेस्ट मिलेगा, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे बेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ये मेनली जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बैलेंस है,
एक्सपेक्टेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। बैलेंस का मैंने आपको बताया रिवार्ड परफॉर्मेंस की, एक जो व्यक्ति है या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉय है, उसकी नज़रों में जो रिवार्ड है उसकी क्या अहमियत है, उसकी नज़रों में रिवार्ड क्या है। ओके। और जो सेकंड मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेंसी, तो वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है, कितने एफर्ट्स वो लगा रहा है उस कंपनी में। और जो थर्ड मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वो है कि वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या उसको रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्या क्या वो उसकी परफॉर्मेंस है उस कंपनी में वर्क करने की। ओके। तो ये थे 3 पार्ट्स ऑफ विक्टर फ्रॉम ने जो दी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एंड सेकेंड वन थ्योरी इज गोल सेटिंग थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगी। गोल सेटिंग जो थ्योरी है वो दी है एडविन लॉक ने। सेकेंड वन इज गोल सेटिंग थ्योरी बाय एडविन लॉक। और ये जो थ्योरी है ये दी थी, गोल सेटिंग थ्योरी दी थी आपकी 1960s में, 1960s में। अब गोल सेटिंग थ्योरी क्या है? गोल सेटिंग थ्योरी ये है कि जो जैसे कि हमने कंटेंट थ्योरी में पढ़ा कि नीड होती थी, नीड के अकॉर्डिंग वर्क करना होता था कि हाँ मेरी ये नीड है। जैसे कि हमने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी कि उसमें नीड्स के बारे में बताया गया था कि ज़रूरतें हैं जिस वजह से इंसान काम करता है या वर्क करता है। बट गोल सेटिंग थ्योरी में क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को एक गोल दे दें कि आपका ये गोल है और आपको इस गोल को पूरा करना है, तो वो और ज़्यादा वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल गोल सेटिंग थ्योरी में क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी या किसी बिजनेस में एक एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय है मान लो, तो उसको गोल दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल जो वो कंपनी है वो कंप्यूटर्स बनाती है। ओके। तो फिर उसको गोल दे दिया जाए कि आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं या आपको 200 यूनिट्स बनाने हैं। तो उस गोल के अनुसार जो व्यक्ति काम करेगा तो उसको बोलते हैं गोल सेटिंग थ्योरी, मीन्स कि उसको गोल पूरा करना है अपना। ओके। तो गोल सेटिंग थ्योरी को जो है, गोल सेटिंग थ्योरी के जो अजम्पशंस मैं आपको बताऊंगी वो है एक्सेप्टेंस ऑफ गोल, sense of goal, and second one is goal specificity, third one is goal difficulty of challenge, and fifth one is monitoring and feedback। अब गोल सेटिंग थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया जो कि एडविन लॉक ने दी है, इसमें मैंने आपको बताया कि एक एम्प्लॉय को या किसी भी इंडिविजुअल को गोल दे दिया जाए तो वो उस वर्क को और भी अच्छी तरह से करेगा। मीन्स उसको बोल दिया जाए कि आपको ये काम करना ही है और ये आपके पास गोल रखा है। जैसे आपका गोल है इस टाइम नेट जेआरएफ को क्रैक करना, तो नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए आपको स्टडी ही करनी होगी। ओके। तो मीन्स आपके पास एक गोल है जो कि आपको दिख रहा है कि हाँ अगर मैं इस गोल को अचीव करूँगा तो फिर इससे क्या होगा, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, इससे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ, इससे मैं कॉलेज में लेक्चरर बन सकता हूँ, इससे मैं और भी मीन्स और मैं ट्यूशन्स पढ़ा सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ओके। तो एक गोल है। तो गोल सेटिंग थ्योरी क्या बताती है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गोल, कि मीन्स कि ऐसा गोल हो जो कि एक्सेप्ट किया जाए। सिर्फ मीन्स ऐसा ना हो कि हाँ लाइटली ले, एम्प्लॉयज़ लाइटली ले या फिर जो एम्प्लॉयज़ के सुपरवाइज़र है वो लाइटली ले। मीन्स बेस्ट गोल हो जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। फिर गोल स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि गोल स्पेसिफिक हो, ये ना हो कि हाँ अभी आपको गोल दिया जाए कि आपको नेट जेआरएफ करना है, फिर कल को आपको गोल दिया जाए कि नहीं अब आपको कुछ और करना है, फिर परसों आपको बोला जाए कि नहीं अब इसको छोड़ दो आप कुछ और करना है। गोल मीन्स कि स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉयज़ को बोला जाए, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपको कंप्यूटर की 100 यूनिट्स बनानी है, तो फिर कंप्यूटर का साइज़, कंप्यूटर के फीचर्स, उसमें क्या क्या होने चाहिए वो स्पेसिफिक हो। ओके। उसके बाद क्या था, गोल डिफ़िकल्टी ऑफ चैलेंज। और जो गोल है वो मीन्स ऐसा ना हो कि हाँ वो इजीली हो कि बस आप ऑफिस में आओ बैठो और खाओ पियो और आप घर चले जाओ, नहीं, चैलेंजिंग होना चाहिए कि वर्क हो आपको वहाँ पे दिया जाए, काम दिया जाए। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, तो मीन्स आप पे नज़र रखी जाए और फीडबैक उसका दिया जाए। तो ये होता है गोल सेटिंग जो थ्योरी है
प्रोसेस थ्योरी है जो मोटिवेशन की। ओके, एंड सेकंड थर्ड वन मैं आपको करवाऊंगी गोल सेटिंग के बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कि दी है BF स्किनर ने 1957 में। थर्ड वन इज बाय BF स्किनर 1957 में। अब री इन्फोर्समेंट थ्योरी का क्या मतलब है कि जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी फ्यूचर पर। ओके, तो इसमें री इन्फोर्समेंट थ्योरी में क्या है, इसमें है स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स, एंड फ्यूचर रिस्पॉन्स, फ्यूचर रिस्पॉन्स। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो बताती है कि जो आप पास्ट में जो भी आपकी एक्टिविटी है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे, या फिर फ्यूचर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्टिमुलस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई काम किया, काम के बाद जो उसका रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स मान लो कि आपने शरारत की, कोई शरारत के बाद कुछ रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स के बाद कंसिक्वेंसेस क्या रहा उसका, कि आपको डांट पड़ेगी। ओके, फिर डांट के बाद जो आपके फ्यूचर रिस्पॉन्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि हाँ यार मैंने ये काम किया था तो इसका ये मुझे रिस्पॉन्स आया था, और रिस्पॉन्स के बाद क्या हुआ था, मुझे डांट पड़ी थी, तो अब मैं फ्यूचर में इस काम को नहीं करूँगा। तो ये है यहाँ पे री इन्फोर्समेंट थ्योरी। और री इन्फोर्समेंट थ्योरी में क्या क्या आता है, री इन्फोर्समेंट में आता है जी आपका, एक होती है आपकी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, एक है आपकी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, एंड है आपकी पनिशमेंट, एंड है आपकी एक्सटिंक्शन। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपने कोई अच्छा काम किया, या किसी कंपनी या किसी बिजनेस में किसी ने अच्छा काम किया, तो फिर क्या है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कॉलेज या स्कूल में कोई बच्चा है और वो बेस्ट मार्क्स लेकर आता है तो टीचर उसे गिफ्ट देती है, तो अब वो क्या करेगा कि वो और ज़्यादा अपनी स्टडी में ध्यान देगा और वो और ज़्यादा पढ़ाई करेगा कि उसे और ज़्यादा गिफ्ट मिले। तो ये है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब है जिसको हम दोबारा से करते हैं। ओके, और नेगेटिव री क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना है, या फिर उन प्रॉब्लम्स को साइड करना है। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही है उसको हटा देना है, वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एंड थर्ड क्या है, पनिशमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी बच्चा या स्टूडेंट कोई शरारत करता है तो फिर उसके बदले में उसको पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो उसको दोबारा से ना करे। और एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है कि जो रिवार्ड दिया गया है, जो रिवार्ड दिया गया है आपको वो ले लिया जाए आपसे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कोई बिजनेस है या फिर कंपनी है, उसमें उनकी प्रमोशन होनी होती है बट प्रमोशन की बजाय उनकी डिमोशन हो जाए, तो वो आ गया आपका एक्सटिंक्शन, कि मीन्स कि जो आपको दिया गया था रिवार्ड वो वापस लिया जाए। तो ये आता है जी आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरीज में, जो कि दी है BF स्किनर ने, और ये दी थी 1957 में। इसके बाद फोर्थ वन हम करेंगे, फोर्थ वन जो थ्योरी रहने वाली है आपकी वो करेंगे एडम इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी जो दी थी बाय एडम इक्विटी थ्योरी। ओके, एडम इक्विटी थ्योरी में क्या थी, जो मैं आपको इससे पहले बताने वाली थी वो जो बाय एडविन ने दी थी, वो तो आपकी गोल सेटिंग थ्योरी थी। ओके, जो एडम इक्विटी थ्योरी है इसमें क्या है, इसमें इक्वालिटी को ज़्यादा जो है इक्वालिटी पे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इक्वालिटी का मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मान लो कि 2 पीपल्स है किसी कंपनी में, A एंड B। मान लो कि जो A है वो वर्क करता है 5 आवर और B भी वर्क करता है 5 आवर। ओके,
तो जो ए को सैलरी मिल रही है वो फॉर एग्जांपल सैलरी उसे मिल रही है 10,000 रुपीज़, एंड जो बी को सैलरी मिल रही है तो उसे मिल रही है सपोज 9,000 रुपीज़। तो ये क्या है कि ये इक्वालिटी तो नहीं है, क्योंकि ए भी वर्क कर रहा है 5 आवर और बी भी वर्क कर रहा है 5 आवर। ओके, बट जो ए को मिल रही है वो 10,000 मिल रही है और बी को मिल रही है 9,000 मिल रही है। तो एडम इक्विटी थ्योरी बताती है कि इक्वालिटी को ये बताती है, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। ओके, ये बताती है इक्वालिटी को, मीन्स कि इसको भी 10,000 ही सैलरी दी जाए। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि एडम इक्विटी थ्योरी क्या बताती है। ये बताती है इक्वालिटी को, कि जो भी किसी कंपनी या बिजनेस में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो इक्वालिटी हो उसमें, कि मीन्स कि दोनों को सेम दिया जाए, कि अगर दोनों सेम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उनको आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जाए। और इसमें एक बताते हैं कि मान लो इसमें इनपुट और आउटपुट रहता है, इसमें इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अब ये योर सेल्फ मीन्स कि ये ऑन सेल्फ भी है, खुद से रिलेटेड भी है, और ये फिर क्या है, ये अदर से रिलेटेड भी है। इनपुट का मतलब है कि सपोज आप एफर्ट्स लगा रहे हो कंपनी में, ओके, तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर आपको क्या मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको वेजेस मिल रही है, आपको बोनस मिल रहे हैं। आप जो कंपनी में एफर्ट्स लगा रहे हो या आप मेहनत कर रहे हो कंपनी में, आप वर्क कर रहे हो कंपनी में, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको वेजेस मिल रही है, आपको बोनस मिल रहा है। और ये अदर्स, ये बताया मैंने आपको सेल्फ, ओके, योर सेल्फ। और सेकंड क्या है, सेकंड है अदर्स के साथ भी, अदर्स के साथ भी सेम हो, इक्वालिटी हो मीन्स। अब ये कैसे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे अदर्स के साथ कैसे होगा। ये है इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंडिविजुअल इनपुट इक्वल टू अदर्स आउटपुट एंड अदर्स इनपुट। ओके, तो यहाँ पे क्या है जो मैंने आपको बताया, एडम इक्विटी थ्योरी बताती है इक्वालिटी के बारे में। अब जो इंडिविजुअल आउटपुट है और इंडिविजुअल इनपुट है वो इक्वल टू अदर्स आउटपुट और अदर्स इनपुट। तो इसमें मैंने आपको वही बताया कि कोई कंपनी है और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं, वो सेम एफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो सेम उनको वेजेस दी जाए, सेम उनको सैलरी दी जाए, सेम उनको रिवार्ड दिया जाए। बिकॉज अगर इसमें इनइक्वालिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल लेस देन या मोर देन होगा, तो उसमें क्या होगा कि एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल डीमोटिवेट हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो अगर दोनों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 आवर ए ने भी काम किया है, 5 आवर बी ने भी काम किया है, तो ए को 10,000 अगर सैलरी मिल रही है तो बी को भी 10,000 ही सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये बताता है इक्वालिटी को। अगर ये लेस देन या मोर देन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये लेस देन या मोर देन होगा तो यहाँ पे जो बी है या वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अगर ए को लेस देन दिया या मोर देन, अगर ए को लेस देन दिया तो ए डीमोटिवेट हो जाएगा। ओके, तो ये है एडम इक्विटी थ्योरी।